जैसे आज आपने देखा होगा कि सर वालों ने फर्स्ट ईयर स्टार्ट की थी, तो मैंने आपको कल भी कहा था कि हमारी फिजिक्स जो होगी उसकी जो है वो 2 फेजेस में क्लास होगी। यहाँ पे जो इस टाइम पे होगी उसके अंदर फर्स्ट ईयर भी शामिल होगी और इंटर भी शामिल होगी, क्योंकि हमारे इंटर के 2 चैप्टर रहते हैं जो चैप्टर आपकी बीएमसी के सिलेबस के अंदर भी मौजूद है। तो फर्स्ट ईयर शुरू हो गई है, तो पहले जैसे अभी आपके साथ हाफ एंट्री वाले भी कनेक्टेड है, इसलिए पहले मैं फर्स्ट ईयर को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट ईयर की क्लास लेने के बाद हमें इंटर की क्लास होगा। आपकी फिजिक्स की क्लास रोज बड़ी होगी एंट्री टेस्ट वालों की, बाकी हाफ एंट्री टेस्ट वालों की क्लास जो होगी वो आपके साथ फर्स्ट ईयर की जैसे रेगुलर होती है उसी तरह से होगी। तो देखिए बेटा, फर्स्ट ईयर के अंदर जो बीएमसी का आपका सिलेबस है उस सिलेबस के अंदर चैप्टर 3 शामिल है, चैप्टर 4 शामिल है, और चैप्टर 5 जो होता है उसके कुछ जो टॉपिक्स हैं जैसे टार्क और एंगुलर मोमेंटम है, ये इसके साथ एज आप कह सकते हैं कि सपोर्टिंग टॉपिक्स हैं। चैप्टर 6 कम्प्लीटली नहीं है, चैप्टर 7 आपका कंप्लीट है सिलेबस के अंदर, चैप्टर 8 पूरा है, जबकि चैप्टर 9 के जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, डिफ्रेक्शन वगैरह है, इनके क्वेश्चंस शामिल हैं, क्योंकि ये वेव्स के साथ कनेक्ट, तो 8 और 9 चैप्टर जो आता है वो इसके अंदर आता है, तो इसलिए एक चैप्टर जो है वो आप लास्ट टाइम 9 चैप्टर से क्वेश्चन भी है वो वेव्स के हिसाब से पीएमसी के सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड है, जबकि चैप्टर 10 जो है ये कंप्लीट सिलेबस के अंदर सिलेक्टेड जो है। अगर मैं इजाफी पढ़ना चाहिए तो मैं आपको हाफ एंट्री वालों की जो दिन के टाइम पे क्लास होगी उसके अंदर आपको लिंक भेज दूंगा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं इजाफी तौर पे कि अगर कोई सिलेबस में चेंज आती है या अगर खुदा न खास्ता कल सिंध लेती है अपनी टेस्ट अलग, तो इस तब से उसमें फिर आपको आसानी होगी। और इंटर में भी जैसे आपको पता है कि मैं फुल्ली पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ वही टॉपिक्स नहीं पढ़ा रहा जो पीएमसी के अंदर है। तकरीबन मैंने इंटर कंप्लीट करवाया है, कोई बीच में एक आध जो है वो चीज़ें है वो छोड़ी है, तो वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। जो मेरा रेगुलर जो इंटर का सिलेबस है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुका है। जो 2 बजे के बाद क्लास होती है तो उसके अंदर मैं जो है वो वापस शुरू करूँगा उन चैप्टर्स को जो इंटर के अंदर पीएमसी के सिलेबस के अंदर चैप्टर 15 जो था वो नहीं था, तो चैप्टर 15 में 2 बजे के बाद पढ़ाऊंगा 1-2 दिनों के बाद। तो अगर कोई 15 चैप्टर भी पढ़ना चाहता है तो वहाँ पे पढ़ ले ताकि आपके फर्स्ट ईयर इंटर टोटल कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ पे पहले स्टार्ट करेंगे बेटा हम फर्स्ट ईयर का चैप्टर 3, क्योंकि पीएमसी के सिलेबस के अंदर चैप्टर 3 शामिल है, वेक्टर्स शामिल नहीं है। ठीक है, वेक्टर्स जो है उसका चैप्टर पीएमसी के सिलेबस के अंदर मौजूद नहीं है। ठीक है, आपके पीएमसी के सिलेबस के अंदर जो चैप्टर मौजूद है वो चैप्टर 3 मौजूद है। ठीक है, तो चैप्टर 3 से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, चैप्टर 3 जो होता है बेटा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और इसके अंदर एक तो आपने पढ़ा होगा कि इसका कॉन्सेप्ट इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर 3 के अंदर सबसे पहली चीज़ जो आपको माइंड में होनी चाहिए वो ये कि रेस्ट और मोशन किसको कहा जाता है। देखिए बेटा, आप हाफ एंट्री को रेस रेस होता है,
अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा, तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं रेस्ट। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ और मेरे एक सराउंडिंग है, तो अगर सराउंडिंग को लगता है कि मैं अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रहा, तो आप कहोगे कि मैं रेस्ट में हूँ। और अगर सराउंडिंग को लगता है कि मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, तो उसको मोशन कहा जाता है। तो दो स्टेट्स हो सकती है किसी भी बॉडी की, स्टेट ऑफ रेस्ट हो सकती है और स्टेट ऑफ मोशन हो सकती है। तो स्टेट ऑफ रेस्ट का मकसद होता है कि ऐसी कंडीशन जिसमें कोई भी बॉडी अगर सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं कर रही, तो हम कहेंगे वो बॉडी रेस्ट में। अगर कोई भी बॉडी सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन तब्दील कर रही है, तो हम कहेंगे वो मोशन में। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कहोगे बेटा कि रेस्ट किसको कहा जाता है बेटा? रेस्ट का मकसद है कि is not changing its position with respect to its surrounding। बॉडी जो है वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन तब्दील नहीं करती, तो उसको कहा जाता है रेस्ट। अब इसको ग्राफ के ऊपर भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है रेस्ट की ग्राफिकल, क्योंकि ग्राफ आपके सिलेबस में पीएमसी में शामिल है, ग्राफ की स्टडी जरूरी है। देखिए बेटा, ग्राफ जब बनता है तो उसके लिए एक स्टैटिस्टिक्स होती है। सपोज करें कि बॉडी है, ठीक है, जो रेस्ट में है, हम निकालते हैं बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। ग्राफ रेस्ट का हमेशा बनता है बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम। जो बॉडी रेस्ट में होती है उसका टाइम तो गुजर रहा होता है, उसका डिस्टेंस नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, आप मुझे ऑब्जर्व कर रहे हो, मेरा डिस्टेंस 0 है। 1 घंटे के बाद भी 0 होगा, 2 घंटे के बाद भी 0 होगा अगर मैं रेस्ट में हूँ। तो अगर कोई भी बॉडी जो रेस्ट में होती है, तो उसके डिस्टेंस में किसी भी किस्म की चेंज नहीं आती टाइम के साथ। अगर आप ऑब्जर्वेशन करोगे, मेरा डिस्टेंस 0 है, टाइम भी 0 है। अगर मैं रेस्ट में हूँ, 1 घंटे के बाद भी अगर मैं यहीं पे हूँ, तो टाइम तो 1 घंटा हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी कहलाऊंगा कि मैं रेस्ट में हूँ। तो आप कहोगे कि डिस्टेंस अगर 0 है, टाइम 0 है, डिस्टेंस वही 0 रहेगा, ठीक है, और टाइम जो होगा वो वही 0 रहेगा इस तरह से। या डिस्टेंस 0 है, सॉरी, टाइम जो है वो बढ़ रहा है। सपोज करें ये टाइम जो होता है वो 1 आवर हुआ, ठीक है, डिस्टेंस 0 है, ये टाइम सपोज करें 2 आवर। इस तरह से टाइम तो बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस वही रहता है। या आप इसको इस तरह भी ले सकते हैं, ये ग्राफ इस चीज का है कि अगर आप ओरिजिन के ऊपर खड़े हो, ये आपकी पोजीशन है, ठीक है, ये डिस्टेंस है और ये टाइम एक्सिस है। आप कहाँ पे खड़े हो? ओरिजिन पे। सपोज करें आप ओरिजिन पे खड़े नहीं है, आप यहाँ पे खड़े हैं बेटा, आपका डिस्टेंस है 1 मीटर, ठीक है। अगर आपका डिस्टेंस 1 मीटर है, इस तरह से आप खड़े हैं यहाँ पे, तो इस तरह से आप देखेंगे कि अगर आपका डिस्टेंस जो है वो फिक्स है, ठीक है, अगर आपका डिस्टेंस जो है वो 1 मीटर है, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस एक्सिस है, तो यहाँ पे अगर आपका डिस्टेंस 1 मीटर है और ये हमारे पास है टाइम एक्सिस, तो अगर आपका डिस्टेंस 1 मीटर है तो कंटिन्यूसली डिस्टेंस क्या रहेगा, तो तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो आपने डिस्टेंस 1 मीटर तय कर लिया है और 1 मीटर तय करने के बाद अगर आप खड़े हो गए, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास डिस्टेंस और टाइम की डेटा
डिस्टेंस 1 मीटर है, टाइम 0 है। डिस्टेंस 1 मीटर है, टाइम 1 आवर के बाद भी वही डिस्टेंस है, और डिस्टेंस 2 घंटों के बाद भी वही है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल एक बंदा मुझसे 1 मीटर दूर खड़ा है, तो मैं कहूँगा मुझसे उसका डिस्टेंस 1 मीटर है। तो इनिशियली मैंने अपना ऑब्जर्वेशन शुरू किया, मेरा डिस्टेंस 1 मीटर है, उस बंदे का डिस्टेंस 1 मीटर है। 1 घंटे के बाद भी अगर वो बंदा वहीं पे खड़ा है, तो मेरे हिसाब से उसका डिस्टेंस वही 1 मीटर है, क्योंकि वो बंदा खड़ा है तो उसने जितना डिस्टेंस मुझसे ज्यादा तय कर लिया है वो फिक्स हो जाएगा। तो मीन्स डिस्टेंस के अंदर जब टाइम के साथ तब्दीली नहीं आ रही, आप ये भी कह सकते हैं व्हेन डिस्टेंस इज नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू द टाइम, देन व्हाट इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ रेस्ट। आप कह सकते हैं कि जब डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट नहीं कहोगे, डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन अलग हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से रेस्ट नहीं होती, रेस्ट डिस्टेंस के हिसाब से होती है। डिस्टेंस अगर नहीं है तो रेस्ट कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो मोशन कहला सकती है। अगर बॉडी जहां से जाती है वहीं पे आ जाती है, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगा, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि उस बॉडी की मोशन नहीं है। ठीक है, तो डिस्टेंस के हिसाब से रेस्ट और मोशन को तय किया जाता है। तो आप क्या कहोगे कि अगर कोई भी बॉडी नहीं कर रही, जिसका डिस्टेंस टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा, तो उसके बॉडी के बारे में हम कहेंगे कि वो बॉडी जो होती है वो रेस्ट में होती है। तो रेस्ट का मकसद, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये क्लासिकल फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स आपने दो तरह से पढ़ी है, एक मॉडर्न फिजिक्स होती है, एक होती है क्लासिकल फिजिक्स। एंट्री टेस्ट वालों ने मॉडर्न फिजिक्स भी पढ़ी है, लेकिन हाफ एंट्री वालों ने सिर्फ क्लासिकल फिजिक्स पढ़ी है। तो क्लासिकल फिजिक्स का, ओल्ड फिजिक्स का ये कॉन्सेप्ट है कि रेस्ट या मोशन को देखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग। ये जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया ये विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग है। तो आप कहोगे कि रेस्ट का मकसद क्या हुआ कि सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन तब्दील ना करे, या टाइम के साथ उसका डिस्टेंस तब्दील ना हो रहा हो, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे, ऐसी कंडीशन को हम कहेंगे रेस्ट। अब अगर इसका ग्राफ आप ड्रॉ करोगे तो इसका ग्राफ इस तरह से आप बना सकते हैं। आप ग्राफ बनाने के लिए बेटा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का इस्तेमाल करोगे। ठीक है, इसका यहाँ पे आप डिस्टेंस लिखोगे, सपोज करें डिस्टेंस मीटर के अंदर है, यहाँ पे भी आप यूनिट आपको लिखना जरूरी होता है कि आपने ये जो मेजरमेंट की है वो किस यूनिट के अंदर आप कर रहे हो। मैंने डिस्टेंस मीटर के अंदर लिया है और टाइम आवर के अंदर लिया है। डिस्टेंस बेटा 1 मीटर है, सपोज करें ये 1 है, 2 है। ठीक है, यहाँ पे मैं टाइम एक्सेस करता हूँ बेटा, ये 0 0 है, और ये अगर 1 है बेटा, और ये 2 है, और ये 3 है। टाइम आवर के अंदर मैंने लिखा है। तो अब क्या करोगे बेटा, टाइम 0, डिस्टेंस 0। बेटा डिस्टेंस 1 ही रहता है, लेकिन टाइम क्या हो रहा होता है, टाइम इस तरह से चेंज हो रहा होता है। आप देख सकते हैं 1 घंटे के अंदर भी डिस्टेंस 1 मीटर, दूसरे घंटे के अंदर भी डिस्टेंस 1 मीटर, तीसरे घंटे के अंदर भी डिस्टेंस वही 1 मीटर ही रह रहा है। तो अगर इस तरह से कोई भी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनती है, और डिस्टेंस ग्राफ किसके दरमियान, इफ line of a distance time graph is a straight line parallel to parallel parallel to time axis or perpendicular। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात होती है, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस एक्सिस, then body is said to be in a state of rest। तो बॉडी किस के अंदर, रेस्ट के अंदर होती है बेटा। तो ये रेस्ट का ग्राफ होता है, इसके अंदर ये देखना जरूरी होता है बेटा। देखिए ये मैं एक
यहाँ पे दो चीजें बनाता हूँ, थोड़ा आप इसको देखिएगा बेटा। अगर इस तरह से ग्राफ, ये सपोज करें इसको डिस्टेंस कह लेते हैं, इसको टाइम कह लेते हैं। अगर ग्राफ इस तरह से हो तो बेटा ये ग्राफ और ये ग्राफ सेम बात है। फर्क ये है कि इसमें मैंने इस एक्सिस पे रखा है, टाइम इस एक्सिस पे रखा है, और यहाँ पे मैंने देखे कोई कंडीशन कौन सी आती है कि ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है और परपेंडिकुलर किसके होता है, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के। आप देख सकते हैं टाइम एक्सिस है, ग्राफ पैरेलल टू द टाइम एक्सिस है, परपेंडिकुलर टू द डिस्टेंस एक्सिस होता है। तो ये बेटा ग्राफ जो होता है, ये ग्राफ किसका होता है, ये रेस्ट का है बेटा। और ये ग्राफ भी आपने ऊपर पढ़ा है बेटा, डिस्टेंस और टाइम का। ये ग्राफ भी किसका होता है बेटा, रेस्ट का। ये ग्राफ इस तरह से होता है बेटा, अगर इस तरह से हो डिस्टेंस और टाइम का, अगर इस तरह से हो बेटा या इस तरह से हो, अगर यहाँ पे डिस्टेंस हो यहाँ पे टाइम हो, इस तरह से हो, ठीक है। देखिए इस ग्राफ और इन ग्राफ्स के अंदर फर्क है। देखिए बेटा फर्क करना सीखे। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ये भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये भी डिस्टेंस टाइम, सब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है। फर्क क्या है, इसमें लाइनें जो होती है टाइम एक्सिस से पैरेलल है दोनों में। ये जो होते हैं ये लाइन जो होती है, ये जो है पैरेलल टू टी एक्सिस, पैरेलल टू टी। और इसके अंदर देखें ये कौन सी होती है, ये होती है परपेंडिकुलर टू टी। ठीक है, दोनों में फर्क है दोनों डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, एक जो होता है वो बेटा पैरेलल टू द डिस्प्लेसमेंट सॉरी टाइम एक्सिस होता है, और दूसरा जो होता है वो किसका होता है, जो होता है पैरेलल टू द, जो है वो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट एक्सिस होता है। ये पैरेलल टू द डिस्प्ले और ये पैरेलल टू द टाइम एक्सिस होता है। फर्क देखिए, ये ग्राफ नहीं नाइट वेलोसिटी का ग्राफ, तो बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ की इन हर स्ट्रेट लाइन जो है वो रेस्ट को जाहिर नहीं करती। सिर्फ वही स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द जो है वो डिस्टेंस एक्सिस हो बेटा। ठीक है, तो डिस्टेंस एक्सिस से परपेंडिकुलर हो, टाइम एक्सिस से पैरेलल हो, तो वही लाइन जो होती है वो रेस्ट को जाहिर करती है। हर स्ट्रेट लाइन बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम एक्सिस जो होती है वो रेस्ट को जाहिर नहीं करती। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारे पास स्टेट ऑफ रेस्ट, या उससे रिलेटेड जो है वो एक सिंपल सा ग्राफ। क्योंकि आपके पास कहा गया कि फिजिकल स्टडी आपने करनी है, आपके पीएचसी के सिलेबस के अंदर ये चीज मौजूद है कि आपने ग्राफ की स्टडी करनी है। तो ये हो गया हमारे पास बेटा स्टेट ऑफ रेस्ट। और ये स्टेट ऑफ रेस्ट का जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है, ये बताया है विथ रेस्पेक्ट टू, ठीक है, ये मैंने आपको बताया है विथ रेस्पेक्ट टू द क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि रेस्ट का फैसला सराउंडिंग करेगी। अगर सराउंडिंग को लग रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा तो आप कहोगे रेस्ट है। लेकिन मॉडर्न फिजिक्स इससे उल्टी चीज कहती है। मॉडर्न फिजिक्स के अंदर हमने पढ़ा है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस के बाद, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ने के बाद हमने ये तय किया था कि देयर इज नो एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ रेस्ट और एब्सोल्यूट स्टेट ऑफ मोशन। कोई रेस्ट नहीं होती, कोई मोशन नहीं होती, हर चीज डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। ये मॉडर्न फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है कि स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन होती ही नहीं है। कोई एक चीज रेस्ट में भी आती है और मोशन में भी आती है। तो ये हाफ एंट्री वालों ने नहीं पढ़ा हुआ, लेकिन फुल एंट्री वालों ने 17 चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि हर चीज जो होती है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। सेम चीज डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस में डिफरेंट नजर आती है। एक बंदे को वही चीज रेस्ट में नजर आती है, दूसरे बंदे को वही मूव करते हुए नजर आती है। कैसे वेलोसिटी चेंज होती है, कैसे डिस्प्लेसमेंट चेंज होता है, कैसे एक्सीलरेशन सेम रहती है, कैसे फोर्स सेम रहती है, 17 चैप्टर के अंदर हमने डिस्कस किया है। तो ये हो गया बेटा रेस्ट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब आ जाए कि मोशन किसको कहा जाता है या मोशन क्या होती है बेटा। ठीक है, मोशन क्या होती है या मोशन किसको कहा जाता है बेटा। मोशन का मकसद है बॉडी
body is changing body is changing its position with respect to its surroundings. बॉडी जो होती है वो अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन अगर तब्दील कर रही है तो ऐसी कंडीशन को हम कहते हैं टिश्यू। तो अगर कोई भी बॉडी अपने सराउंडिंग के हिसाब से अपनी पोजीशन तब्दील कर रही है तो उसके बारे में हम कहेंगे कि वो बॉडी जो होती है वो मूव कर रही है, वो मोशन के अंदर होती है। तो ये भी क्लासिकल फिजिक्स का बेटा कॉन्सेप्ट है। अब इसके ग्राफ बहुत सारे हैं बेटा। इसके ग्राफ आगे वेलोसिटी का ग्राफ भी मोशन का ग्राफ है, एक्सीलरेशन का ग्राफ भी मोशन का ग्राफ है, मोमेंटम का ग्राफ भी मोशन का ग्राफ है, फोर्स का ग्राफ भी मोशन का ग्राफ है, वर्क का ग्राफ भी मोशन का ग्राफ है। इसके बहुत सारे ग्राफ होंगे, जैसे आते जाएंगे वैसे पढ़ते जाएंगे। अब होते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। ठीक है, कि मोशन के टाइप्स कितने होते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ मोशन क्या होते हैं या मोशन के टाइप्स कितने होते हैं बेटा। ठीक है, तो आप कहोगे कि टाइप्स ऑफ मोशन बेटा, टाइप्स ऑफ मोशन बेटा तीन होते हैं। ठीक है, एक होती है हमारे पास बेटा ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, दूसरी होती है बेटा ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर भी बेटा, क्योंकि ट्रांसलेटरी मोशन हमने डिटेल में लेना है, तो इसकी ट्रांसलेटरी मोशन की डेफिनेशन मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि इसकी डेफिनेशन 5th चैप्टर के अंदर आती है और 5 चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर नहीं है, इसलिए इसकी ट्रांसलेटरी मोशन की पर्टिकुलर डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। दूसरी होती है बेटा, दूसरी होती है वाइब्रेटरी मोशन, दूसरी होती है बेटा वाइब्रेटरी मोशन, और तीसरी कौन सी होती है बेटा, तीसरी होती है रोटेटरी मोशन। ठीक है बेटा, तीन जो है वो मोशंस होती है, ट्रांसलेटरी मोशन होती है, वाइब्रेटरी मोशन होती है, और तीसरी कौन सी होती है बेटा, रोटेटरी मोशन होती है। तो किसको बेटा कहा जाएगा, किसको हम कहेंगे कि ये जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन है, किसको हम कहेंगे कि ये वाइब्रेटरी मोशन है, और किसको हम कहेंगे कि ये रोटेटरी मोशन है बेटा, इनको हमने समझना है। तो यहाँ पे बेटा इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है बेटा ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर। बेटा इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ना है ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन किसको कहा जाता है बेटा, या ट्रांसलेटरी मोशन क्या होती है बेटा। बेटा यहाँ पे दो चीजें आती है, एक होते हैं एक्सिस ऑफ द ऑब्जर्वर, एक होता है एक्सिस ऑफ द बॉडी। ठीक है, एक्सिस ऑफ द ऑब्जर्वर क्या होते हैं, एक्सिस ऑफ द बॉडी क्या होते हैं। इससे पहले आपको पता होना चाहिए रिजिड बॉडी कौन सी होती है। रिजिड बॉडी का मकसद है ऐसी बॉडी जिसको प्रेस करने से उसका शेप तब्दील ना हो, तो उसको कहा जाता है रिजिड बॉडी। ठीक है, जैसे बलून होता है, अगर बलून को आप प्रेस करोगे तो बलून का शेप चेंज हो जाएगा। अगर कोई रबड़ की चीज है उसको प्रेस करने से, स्ट्रेच करने से उसका शेप चेंज होगा, वो रिजिड बॉडी नहीं होती। रिजिड बॉडी का मकसद है सॉलिड की बॉडी, जैसे ये होती है, इसको प्रेस करने से, इसको इस तरह से स्ट्रेच करने से इसका शेप चेंज नहीं होता। तो जिस चीज का शेप चेंज नहीं होता उसको रिजिड बॉडी कहा जाता है। ठीक है, सपोज करें एक रिजिड बॉडी है, सपोज करें। ट्रांसलेटरी मोशन की पहले बेटा मैं दो पॉइंट्स लिखता हूँ, उसके बाद आपको प्रॉपर डेफिनेशन जो है वो लिख के उसके बाद बताता हूँ। पहली बात ये होती है कि एक्सिस ऑफ बॉडी रिमेन पैरेलल टू एक्सिस ऑफ ऑब्जर्वर थ्रू आउट मोशन। ठीक, नंबर टू जो होता है बेटा, मोशन ऑफ बॉडी कैन बी explained by
motion of any point of body. ठीक, तीसरी पॉइंट होती है डिस्टेंस डिस्टेंस of each particle of body is equal to distance covered by body. ठीक, किसी भी एक पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है वो किसके बराबर होता है? वो डिस्टेंस ऑफ द बॉडी के बराबर होता है कि जितना डिस्टेंस पूरी बॉडी तय करती है उतना डिस्टेंस की एक पॉइंट जो है वो तय करती है बेटा। ठीक है, अब आप आ जाए कि इसको ग्राफ के ऊपर कैसे जो है वो आप रिप्रेजेंट करोगे बेटा। देखिए, सपोज करें बेटा कि ये हमारे पास एक बॉडी और मैं आर्बिटरी शेप की ले रहा, रिजिड बॉडी है। ठीक है, ये एक आप कह सकते हैं बेटा कि ये एक रिजिड बॉडी है और ये मैंने आर्बिटरी शेप की ली है। रिजिड बॉडीज रेगुलर शेप की भी हो सकती है, आर्बिटरी शेप की भी हो सकती है। ठीक है, रिजिड रेगुलर शेप जैसे कोई क्यूबिकल शेप हो, कोई सर्कुलर शेप हो, कोई ट्रायंगुलर हो लाइक अ प्रिज्म और एनी अदर कोई भी रेक्टेंगुलर कोई भी शेप हो जो ज्योमेट्री के हिसाब से रेगुलर कहलाता है, वो रेगुलर शेप्ड बॉडी कहलाएगी। और कुछ बॉडीज ऐसी होती है जो इरेगुलर शेप्ड बॉडीज कहलाए, जैसे बलून होता है, बलून इरेगुलर शेप्ड बॉडी कहलाता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप कहोगे कि ये इरेगुलर शेप्ड बॉडीज होती है। तो बॉडी जो भी रिजिड बॉडी होती है, रेगुलर शेप हो या इरेगुलर शेप, नो मैटर, कोई भी मसला नहीं इसका। ठीक, अब ये हुए इस बॉडी के एक्सिस। सपोज करें ये इस बॉडी के एक्सिस है, ये इस बॉडी का एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है। ठीक है बेटा, ये इस बॉडी का एक्स है और ये इस बॉडी का वाई है। और ये जो एक्सिस मैंने बॉडी के साथ बनाया, ये एक्सिस ऑफ द बॉडी कहलाता है। सपोज करें मैं ऑब्जर्वर हूँ। ठीक, ये मैं एक ऑब्जर्वर हूँ, यहाँ पे खड़ा हूँ, ये मैं एक ऑब्जर्वर हूँ। ठीक बेटा, मैं ऑब्जर्वर हूँ और मैं ऑब्जर्वर इस बॉडी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ। तो ये आप इसको लिख लें कि ये ऑब्जर्वर है। ठीक है, और ये एक बॉडी है। ठीक है, ये बॉडी और ये ऑब्जर्वर है। अब ऑब्जर्वर के एक्सिस देखिए बेटा, ये ऑब्जर्वर के एक्सिस है बेटा, इस तरह से ये ऑब्जर्वर के एक्सिस है, ये बेटा ऑब्जर्वर का एक्स, ये ऑब्जर्वर का वाई। आप देखिए बेटा, इनिशियल पोजीशन पे इस तरह से बॉडी के एक्सिस और ऑब्जर्वर के एक्सिस एक दूसरे से पैरेलल है। ठीक है, ये ऑब्जर्वर है। एक और बॉडी में बनाता हूँ। ठीक, ये एक और बॉडी भी जो है वो एक, ये भी रिजिड बॉडी है। दो बॉडीज है हमारे पास। ठीक बेटा, ये भी बॉडी है, बॉडी 2 कर ले, इसको बॉडी 1 कर ले, इसके भी आप एक्सिस बना ले। ये हो गए इसके एक्सिस बेटा, ये इसका एक्स हो गया, ये इसका वाई हुआ। अब ये ऑब्जर्वर है, इन दो बॉडीज को ये ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, बॉडी 1 को भी ऑब्जर्व करेगा, बॉडी 2 को भी ऑब्जर्व करेगा। सपोज करें कि ये बॉडी 1 स्ट्रेट लाइन पे मूव, थोड़ी देर के बाद ये बॉडी 1 यहाँ पे आ जाती है और इसके एक्सिस तब्दील नहीं होते। इस तरह से इसके एक्सिस सेम रहते हैं, सेम कंडीशन में एक्स और वाई। और इस बॉडी की जो मोशन है, ये बॉडी की मोशन जो होती है, ये बॉडी की मोशन होती है रेक्टिलिनियर, स्ट्रेट लाइन के अंदर इसकी मोशन है। आप देख सकते हैं ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है और ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती है। ये बॉडी आप सपोज करें किस तरह से कर्व में मूव करती है। कैसे करती है इसको मैं बनाता हूँ। सपोज करें ये बॉडी थोड़ी देर के बाद यहाँ पे आ गई और थोड़ी देर के बाद ये बॉडी यहाँ पे आ गई इस तरह से, लेकिन इसके एक्सिस चेंज नहीं होते, इसके एक्सिस इसी तरह से रहते हैं, इस तरह से इसकी एक्सिस में कोई भी चेंज नहीं आती। इसको कहा जाता है कर्वी लीनियर।
ये कर्वी लीनियर है, कर्व के अंदर जो है बेटा बॉडी जो है वो मूव करती है, ये किसमें, स्ट्रेट लाइन में। लेकिन इन दोनों मोशंस के अंदर अगर आप देखोगे तो इसके y और इसका तीनों का इनिशियल पोजीशन पे y एक दूसरे से, और इनिशियल पोजीशन पे x तीनों का, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो भी इसका y और ऑब्जर्वर का y और x हर जगह पे, इसका देखिए इसका y इसका x ऑब्जर्वर के एक्सिस से हर जगह पे पैरेलल होता है। तो बॉडी की ऐसी मोशन जिसमें किसी भी बॉडी के जो एक्सिस होते हैं वो मोशन के दौरान इधर उधर ना हो, ड्यूरिंग थ्रू आउट मोशन अगर ये एक्सिस पैरेलल रहते हैं तो उसके बारे में हम कहेंगे कि ये बॉडी की जो मोशन होती है ये कौन सी मोशन है, ये ट्रांसलेटरी मोशन है। आप इसको इस तरह से देखेंगे, ठीक है। सपोज करें आप इसको इस सेंस में देखें, देखिए सपोज करें ये बॉडी है बेटा, ये इस तरह से, अब सपोज करें ये एक बॉडी है बेटा, मैंने इसको बॉडी को लिया हुआ है कि ये सपोज करें एक बॉडी है बेटा, ये बुक है, ये बुक आपकी बॉडी है बेटा, ठीक है। और इसका बेटा ये वाई एक्सिस है और ये एक्सिस है। अब ये अगर बेटा इस तरह से मूव करती है, आप देखें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर इधर उधर तब्दीली ना आए, इधर उधर ना हो, ये इस तरह से मूव करे कि इसकी एक्सिस जो हो उनके अंदर इधर उधर तब्दीली ना आए। यहाँ पे भी हो सकता है बॉडी इस तरह से कर्व में भी मूव कर सकती है, ये देखें ये बॉडी कर्व के अंदर मूव कर रही है, एक कर्व के अंदर मूव करवा रहा हूं, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में कहीं पे भी तब्दीली नहीं आ रही। ये बॉडी मूव कर रही है लेकिन इसके एक्स एक्सिस ऐसे नहीं होते। तो कोई भी बॉडी चाहे स्ट्रेट में मूव करे चाहे वो इस तरह से कर्व में मूव करे, लेकिन उसके एक्सिस में इधर उधर ना हो, मींस एक्सिस जो ना वो इस तरह घूमे नहीं, तो बॉडी की ऐसी मोशन को क्या कहा जाएगा, बॉडी की ऐसी मोशन को कहा जाएगा कि ये ट्रांसलेटरी मोशन है। ये पैरामीटर है ट्रांसलेटरी मोशन का, कि ट्रांसलेटरी मोशन किसको कहा जाएगा। ट्रांसलेटरी उसके अंदर दो मोशंस होती है, एक होती है रेक्टिलिनियर मोशन, दूसरी होती है कर्वी लीनियर मोशन। पता कैसे लगेगा, पता इस तरह से लगेगा कि इस बॉडी की जो एक्सिस होती है वो एक दूसरे के साथ, ऑब्जर्वर के साथ, हमेशा कंपेयर किसके साथ किया जाएगा, ऑब्जर्वर के साथ, कि बॉडी के एक्सिस थ्रू आउट मोशन अगर ऑब्जर्वर की एक्सिस के साथ पैरेलल रहते एट एवरी पॉइंट, तो उसके बारे में हम कहेंगे कि ये जो बॉडी है इसकी ये जो मोशन है ये मोशन कौन सी हो गई, ये हो गई ट्रांसलेटरी मोशन बेटा, ठीक है। तो आप इसको इस तरह से ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर लेंगे कि ये ट्रांसलेटरी मोशन है। अब ये जो ट्रांसलेटरी मोशन होती है इसकी दूसरी पॉइंट कौन सी होती है, अब देखें इसके अंदर कोई भी एक पॉइंट ले, सपोज करें ये पॉइंट ए है बेटा और ये पॉइंट बी है। अगर ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो पॉइंट ए भी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी और पॉइंट बी भी किस में मूव करेगी, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी। तो आप देख सकते हैं इस बॉडी के ऊपर मैंने पॉइंट दो बनाई, एक पॉइंट ए बनाई, एक पॉइंट बी बनाई। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करती है, पॉइंट ए भी स्ट्रेट लाइन में, पॉइंट बी भी स्ट्रेट लाइन में, और देखें जितना डिस्टेंस बॉडी का होगा, ये डिस्टेंस बॉडी का, ये डिस्टेंस पॉइंट ए का, ये डिस्टेंस पॉइंट बी का, आप देख सकते हैं डिस्टेंस ऑफ द बॉडी इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द बी। जब कोई भी बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर होती है तो उस बॉडी के हर एटम मॉलिक्यूल का डिस्टेंस उतना ही होता है जितना उस बॉडी का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम गाड़ी के अंदर कराची जाए, तो ये गाड़ी के अंदर जब हम कराची जाएंगे तो कराची तक ये हमारी मोशन जो होगी ये होगी ट्रांसलेटरी मोशन। अब अगर गाड़ी ने 300 किलोमीटर तय किए तो आप कहोगे गाड़ी के टायरों ने भी 300 किलोमीटर किए, गाड़ी की बॉडी ने भी 300 किलोमीटर किए, गाड़ी के इंजन ने भी 300 किलोमीटर किए, स्टीयरिंग ने भी 300 किलोमीटर किए, सीट्स ने भी 300 किलोमीटर किए।
तो जब कोई भी बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर होती है तो उस बॉडी के हर हिस्से की जो डिस्टेंस होता है, हर हिस्से का जो डिस्टेंस होता है वो इक्वल होता है और उतना ही होता है जितना उस बॉडी का होता है। अगर बॉडी का डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, उसके हर एटम, हर मॉलिक्यूल, हर हिस्से का 100 किलोमीटर होगा। आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, सपोज करें पॉइंट ए है, अगर बॉडी की स्ट्रेट लाइन सबकी स्ट्रेट, अगर बॉडी की कर्व में है तो पॉइंट ए की मोशन भी कौन सी हो जाएगी, पॉइंट ए की मोशन भी कर्व होगी, और पॉइंट बी की मोशन कौन सी हो जाएगी, पॉइंट बी की मोशन भी उसी तरह से कर्व में होगी जिस तरह से बॉडी की होगी। बॉडी इस तरह से तो है वो ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर होती है, तो उसके एक्सिस एक दूसरे से पैरेलल रहते हैं और किसी भी एक पॉइंट की मोशन पूरी बॉडी की मोशन को एक्सप्लेन कर सकती है। अब मैं कहूँ इस बॉडी की मोशन ट्रांसलेटरी है, इसकी पॉइंट ए की लीनियर मोशन, तो आप मोशन लीनियर है, तो बॉडी ट्रांसलेटरी मोशन में इसकी एक पॉइंट बी की मोशन लीनियर, आप कहोगे पूरी बॉडी की मोशन लीनियर, एक बॉडी की मोशन का पता लग गया ना, पूरी बॉडी का पता लग जाए। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि कराची गई और उसका एक टायर का डिस्टेंस 350 किलोमीटर है, तो आप कहोगे बस का भी 350 होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ उसकी स्टीयरिंग का 300 किलोमीटर, आप कहोगे पूरी बस का 300, मीन्स एक पॉइंट के डिस्टेंस से पूरी बॉडी का डिस्टेंस पता लग जाए, एक पॉइंट की मोशन से पूरी बॉडी की मोशन का पता लग जाए, तो ऐसी मोशन को ट्रांसलेटरी, आम तरह से जो भी मोशन होती है ट्रांसलेटरी मोशन, चाहे वो कर्व के अंदर कर्वीलिनियर मोशन हो, चाहे वो रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक, अब बेटा आप हाफ एंट्री वाले जो है वो डिस्कनेक्ट हो सकते हैं। एंट्री टेस्ट वालों का आप जो है वो 10 मिनट करें, 9:05 के अंदर मैं आपका जो इंटर का क्लास 10 मिनट ब्रेक